हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीटेट पेपर 2 2019 का पूरा कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। इससे पहले हम पेपर 1 का कर चुके हैं 2019 का। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट पेपर सोल्यूशन रहेगा सीडीपी और जितने भी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी आती है। पेपर 1 वाले भी इसको देख सकते हैं क्योंकि साइकोलॉजी और काफ़ी सारे सब्जेक्ट सेम ही रहते हैं, सिर्फ ईवीएस का ही फ़र्क रहता है पेपर 1 में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पेपर 2 का सोल्यूशन 2019 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। कॉहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन, अच्छा कॉहलबर्ग के अनुसार बताना है तो ये वही अवस्था है जहाँ बच्चे टिट फॉर टैट को फॉलो करते हैं, आदान प्रदान को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी लेवल में होता है? देखो, प्री कन्वेंशनल लेवल का बच्चा बहुत छोटा होता है, उनको इनका नहीं पता। प्री कन्वेंशनल रिवॉर्ड और प्राइज पे काम करती है, तो फर्स्ट ये सेकंड ऑप्शन कन्वेंशनल कट जाएगा। और पोस्ट कन्वेंशनल तो काफ़ी बड़े, वहाँ पे तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा सोशल, मतलब एकदम महात्मा टाइप हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। आएगा तो कन्वेंशनल ही आएगा। कन्वेंशनल में भी 2 स्टेजेस दी थी, फर्स्ट स्टेज जो गुड बॉय नाइस गर्ल वाली और सेकंड स्टेज एक्सचेंज वाली, टिट फॉर टैट वाली। तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कन्वेंशनल लेवल का सेकंड स्टेज आदान प्रदान एक्सचेंज। ठीक है, जहाँ बच्चे टिट फॉर टैट पे काम करते हैं कि उसने अगर मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूँगा, मैंने अच्छा किया तो उसे भी मेरे साथ अच्छा करना चाहिए, अगर उसने मेरी बुक फाड़ी है तो मैं भी उसकी पेंसिल तोड़ूंगा, ऐसा कुछ। तो ये होती है टिट फॉर टैट कन्वेंशनल लेवल की सेकंड स्टेज। सेकंड क्वेश्चन है, समाज में विभिन्न लिंगों के उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? वाइडली हेल्ड बिलीव्स अबाउट typified characteristics demand appropriate for different sexes in the society are referred to as, तो उसे क्या कहते हैं? देखो, जो रूढ़िवादिताएं चली आ रही है, मतलब जो हमारे बहुत पुराने जो ओल्ड होते हैं वो मानते थे कि लड़कियों को लड़कियों वाले काम करने चाहिए, फिक्स होते थे काम सबके, तो ये रूढ़िवादिताएं बोलते हैं इनको, स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, जो धारणाएं बन जाती हैं, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिताएं। ठीक है, recently, there have been conscious effort to include stories in curriculum where father is involved in household works and mother is doing adventure activities. वाओ, अच्छा है ये। पिता घर के कार्यों में लगा रहे और माता साहसी गतिविधियां करती रही, यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? देखो, अगर ऐसा होगा तो ये रूढ़िवादिताएं कम करेगा, बिल्कुल जो जेंडर है उसको एकदम न्यूट्रल करने का काम करेगा। तो इट एम्स टू स्ट्रेंथन जेंडर बायस, पक्षपात को सशक्त बनाता है, सशक्त नहीं बनाता ये पक्षपात को, ये तो अच्छा है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो कट जाएगा। यह रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, हाँ बिल्कुल करता है। यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं हो रही। इट एम्स टू इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, नहीं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जो धारणाएं चली आ रही है कि पिता बाहर के काम करेंगे और माता घर का काम करेगी, इसको कम करता है वो। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, व्हेन एडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज कॉल्ड। ये कौन नहीं बता सकता, जिसने मेरी वीडियो देखी है उसने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ लिया होगा कि कहाँ किस चीज़ को क्या बोला जाता है। अगर सपोर्ट के बारे में बोला जाए तो वो स्कैफ फोल्डिंग होता है, और अगर गैप के बारे में पूछा जाए तो वो ZPD होता है। तो यहाँ पे हेल्प के बारे में ही पूछा जा रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इस सहयोग को क्या कहते हैं? तो इस सपोर्ट को, इस हेल्प को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। बहुत बार हम पढ़ चुके हैं स्कैफोल्डिंग, थर्ड ऑप्शन सही है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पियाजे वाइगोत्स्की, सब बहुत ज़्यादा डीपली पॉइंट टू पॉइंट करवा रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ समझने से काम नहीं चलता, याद करनी पड़ती है हमें। फिफ्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव, देखो हाइपोथेटिक का नाम आ गया तो ये लास्ट वाली स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, जो 11 से लेके अपर बच्चों तक चलती है, जिसमें किशोरावस्था के बच्चे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर कंटेक्स्ट इन
चिल्ड्रंस थिंकिंग, देखो सोसाइटी और कल्चर का प्रभाव किसी की बच्चे पे डेवलपमेंट पे पड़ता है, ये किसने कहा था, इसकी थ्योरी किसने दी थी, सोशो कल्चर लेवाइगोस्की ने दी थी। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बस वही पूछा गया कि कल्चर का जो प्रभाव पड़ता है ये किसने कहा था, ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, ठीक है। डिस्करेज यूज ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, देखो ये तो कभी पॉजिटिव पॉइंट नहीं हो सकता, डिस्करेज करना, काट दो। प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सोल्यूशन, देखो 6 से 8 तक के बच्चे, पहले तो ये बता दो कि पियाजे की कौन सी अवस्था में आएंगे 6 से 8 साल के बच्चे। ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है, जहाँ पे बच्चे में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, रीजनिंग का कंसेप्ट, कंजर्वेशन का कंसेप्ट सारे डेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो सही बात ये है कि रीजनिंग बेस्ड उनको सोल्यूशन और प्रॉब्लम दी जाए, ये सही रहेगा 6 से 8 साल के बच्चों को। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है उन्हीं पॉइंट्स में से जो पॉइंट्स पियाजे ने डिस्क्राइब किए हैं कि सेंसरी मोटर में ये होता है, प्री ऑपरेशनल में ये पॉइंट्स डेवलप होते हैं, कंक्रीट में, फॉर्मल में, ये सब। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह ही समझाया हुआ है। नेक्स्ट है एज पर हार्वर्ड गार्डनर, हमें पता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टी डायमेंशनल बुद्धि दी थी। बट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन विद लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, 8 टाइप की बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी, हम पहले बात कर चुके हैं। तो जो तार्किक गणित वाले होते हैं उस व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती है, सेंसिटिविटी टू द साउंड रिदम, ये तो म्यूजिकल में आ जाएगा। एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशल, ये विजुअल स्पेशल अलग होती है जिसमें चित्रकार फिलोसोफर आते हैं। एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अप्रिशिएट पिच रिदम एंड एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल, देखो ये म्यूजिकल वाली आ गया। सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, ये होते हैं मैथमेटिकल लॉजिकल की बुद्धि जिनमें होती है, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर की अगर थ्योरी आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो आप वीडियो। The process by which children develop habits, skills, values, and motives that make them responsible, productive members of society. सोसाइटी की बात हो रही है तो सिंपल है, सोशलाइजेशन पे बात जाएगी, तो आंसर हो जाएगा सोशलाइजेशन। सोसाइटी में कैसे वो रिस्पॉन्सिबल बनता है, सोसाइटी के जो कल्चर हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको अडेप्ट करता है, वैसे ही आदतों को बनाता है, तो ये तो है समाजीकरण की प्रक्रिया। Which of the following statements about the role of heredity and environment in human development correct? तुम्हें पता है कि ये दोनों मिलके काम करते हैं किसी बच्चे के डेवलपमेंट पे। द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इज हेरिडिटी, ओनली वाले तो वैसे भी कभी सही नहीं हो सकते, काट दो। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन, नहीं, एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों ही काम करते हैं। नीदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट, ऐसी बात तो कभी नहीं हो सकती, तो दोनों ही, तो फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि बोथ इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। देखो पैसिवली, वेरी नेगेटिव वर्ड, एक्टिव लर्नर होने चाहिए बच्चे। नॉलेज इज रिप्रोड्यूस्ड बाय द लर्नर एज इट इज, दोहराया जाता है, बिल्कुल नहीं। नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर, नहीं। कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, बिल्कुल सही, ठीक है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में यही होता है। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, देखो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है ये, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन जहाँ भी आ जाए पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। तो ये ओनली फॉर्मेटिव होता है, ओनली समेटिव होता है, ओनली वाले तो वैसे ही देख के काट दिया करो। नीदर फॉर्मेटिव, नहीं, बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव दोनों ही होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। फॉर्मेटिव समेटिव के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरा शॉर्ट्स पड़ा हुआ है, बिल्कुल अच्छे से सिंपली मैंने लिख के समझाया हुआ है, आपको समझ आ जाएगा, देख लेना। अ स्टूडेंट इन योर क्लास, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी के विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। जहाँ से वो आया है उसको निम्न बोला गया है कि तू निम्न बैकग्राउंड से आया है, एजुकेशनल लोग वहाँ के नहीं है। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो आप सोच के देखो कि आप क्या करोगे जब ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। तो खुद को मान सकते हो आप टीचर, या फिर खुद को बच्चा भी मान सकते हो कि अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मुझे कैसा फील होगा, ठीक है। तो आपको एज अ टीचर क्या करना चाहिए, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता,
विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर बिल्कुल नहीं। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ या उदाहरणों को प्रस्तुत करके सभी बच्चों को ये बताओ कि इनकी जाति से ये लोग भी उठ के आए हैं, बहुत ज़्यादा महान इन्होंने काम किए हैं, तो उन्होंने किया है तो ये क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, आप कोई रोल मॉडल प्रस्तुत कर सकते हो किसी अच्छे जो महान आदमी हुए, उनका आप एग्जाम्पल दे सकते हो। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। थोड़ा जल्दी-जल्दी करेंगे। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखो, समावेशी कक्षा क्या होती है? जब जहाँ पे सारे ही बच्चे इंक्लूडेड हो, अपाहिज बच्चे, नॉर्मल बच्चे सारे, और कभी भी सहानुभूति नहीं दिखानी होती हमें, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए। ठीक है? तो सबको मिल-जुल कर पढ़ाना होता है। तो यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो परफेक्ट लग रहा है मुझे। फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों के ज्ञान को पहचानने में कठिनाई, पुअर वोकैबुलरी स्किल्स, डिफिकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग बट वॉज रीड। देखो, ये सारी चीज़ें दर्शा रही है कि उसे लर्निंग डिसेबिलिटी है, मतलब वो पढ़ नहीं पाता अच्छे से, वर्ड को पहचान नहीं पाता, वोकैबुलरी भी उसकी अच्छी नहीं है, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी में आएगा। बिल्कुल। क्रिएटिव स्टूडेंट नहीं बोल सकते, ऑटिस्टिक स्टूडेंट भी नहीं बोल सकते, मेंटल इंपेयरमेंट भी नहीं हो सकता, वो बाकी चीज़ों में अच्छा हो। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बातें हो रही है, तो लर्निंग की बातें हो रही है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है? स्पेशल इंक्लूसिव क्लास है, तो उस पे बात करनी है। आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट कभी पॉजिटिव वर्ड नहीं देता। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, फॉलोइंग यूनिफॉर्म वेज, नहीं यूनिफॉर्म नहीं, मल्टीपल वेज होने चाहिए। अत्यधिक लिखित गृह कार्य देखते ही गलत लग रहा है। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम को सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर, हाँ बिल्कुल सही, फोर्थ ऑप्शन यही सही है। नेक्स्ट है, अ टीचर कैन इनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम। कैसे इनकरेज करना है उनको? अब सारी चिंतन पर बल देकर देखो, कन्वेंचर थिंकिंग नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है डिस्करेजिंग, डिस्करेज नहीं, इनकरेज करना है डाइवर्जेंट को, और डिस्करेज करना होता है कन्वर्जेंट को। तो इनकरेज मल्टीपल परस्पेक्टिव एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज, बिल्कुल सही। डिस्करेजिंग नहीं करना, थर्ड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, साफ साफ पता चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम? मीनिंगफुल लर्निंग, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट, बिल्कुल नहीं। इंक्रीजिंग रिवॉर्ड्स टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, फॉलोइंग ओनली, ओनली वाला तो वैसे ही गलत हो गया। शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रन ओवरऑल वेल बीइंग लर्निंग, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़, ओवरऑल वेल बीइंग, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू, नोट पेइंग नहीं, फिक्सडनेस वाला भी कभी सही नहीं हो सकता। रिस्पॉन्स सेट, गेटिंग स्टक ऑन वन वे नहीं, मल्टीपल वे होना चाहिए। मीन्स एंड एनालाइज, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, बिल्कुल सही। सब गोल्स में अगर कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट के, विभाजित करके उनको सॉल्व करना चाहिए, बिल्कुल सही, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग? इफेक्टिव नहीं है बताना है, ध्यान रखना भी है, नोट वाली जो चीज़ें होती हैं इनको। इंकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस, बच्चों की अंतर्दृष्टि को द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। देखो, अनुमान लगाना भी काफ़ी अच्छी बात होती है, मैथ्स में जैसे अनुमान लगाते हैं कि कैसे सोल्व हो सकता है, इसका आंसर कैसे आ सकता है, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो ये अनुमानित अच्छा होता है। एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव। डायलॉग एंड डिस्कशन है। फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, बिल्कुल नहीं, दोहराना हमेशा नेगेटिव माना जाता है, तो फोर्थ सही हो जाएगा क्योंकि हमें नहीं बताना था। हाउ कैन टीचर्स डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लास? जो बच्चे क्लास में ध्यान नहीं दे रहे, उन पे कैसे कैसे उनके साथ बिहेव करना चाहिए? बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, बिल्कुल नहीं। वैसे तो हमारे साथ तो टीचर्स यही करते थे, जब हम बचपन में पढ़ते थे तो बाहर जाके खड़ा कर देते थे क्लास के, आते जाते बच्चे फिर हमें देखते थे, देख के हंसते थे, है ना? तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, बिल्कुल नहीं। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, हाँ ये बात सही लग रही है। उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, बिल्कुल नहीं, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अरुचि का कारण जानना है और अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सुजेस्ट दैट इज अ क्रूशियल फॉर, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है, इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, पनिशमेंट,
रोट मेमोराइजेशन कभी नहीं, पनिशमेंट नहीं, कंडीशनर नहीं, प्रायर नॉलेज ऑफ लर्नर। जब भी किसी चीज़ को पढ़ाते हैं तो उसके पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर उसे पढ़ाना चाहिए। अगर उसे पहले से ही उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है तो इस चीज़ को वो बहुत अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, तो यही पूछा गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेव थ्योरीज। नेव थ्योरीज बनाते हैं बच्चे। नेव थ्योरीज का मतलब होता है किसी भी टॉपिक पे अपनी ही थ्योरी बना लेना। बच्चे बनाते हैं ना कई बारी कि ऐसा क्यों हुआ, तो अपनी कहानियां बनाते हैं। तो इसको कैसे डील करना चाहिए एक शिक्षक को? चैलेंज दीज कंसेप्शंस ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग। ठीक है बात। नेक्स्ट देख लेते हैं। डिसमिस दीज आइडियाज। डिसमिस नहीं करना। इग्नोर। इग्नोर भी नहीं करना। स्कोल्ड बिल्कुल नहीं करना। तो फर्स्ट ही हो जाएगा। उन आइडिया को चैलेंज करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ऐसे क्यों हुआ, तो ऐसे क्यों नहीं हुआ। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन इज। देखो ये वही बात है, कॉग्निशन और इमोशंस है वो आपस में जुड़े होते हैं बिल्कुल। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर नहीं, स्वतंत्र नहीं होते, इंटर रिलेटेड होते हैं, यूनिडायरेक्शनल नहीं होते, मल्टी डायरेक्शनल होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं, और डायनामिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ। ठीक है, उन दोनों के बीच एक पारस्परिक क्रिया होती है, ये ध्यान रखना। लेकिन एक जो साइकोलॉजिस्ट थे जो जांग नाम से, उन्होंने कहा था कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं भाई? विद्यार्थी की अभिरुचि बिल्कुल अफेक्ट करता है, इमोशनल हेल्थ बिल्कुल, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज बिल्कुल, सोशल एंड कल्चर, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट बिल्कुल। तो चारों ही सही है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। डैश आर एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ठीक है, फर्स्ट है सोशल इंटरेक्शन, ड्रिल एंड रिपीटेटिव बिल्कुल नहीं, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। तो ये बताइए कि पहले तो जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स चीज़ें होती है उसके बारे में किसने बताया था? उद्दीपन प्रक्रिया जो सिद्धांत है, संबंध है, इसके बारे में किसने बताया था? कमेंट करना। देखो ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, सोशल इंटरेक्शन सही हो जाएगा। सोशल इंटरेक्शन आर इन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं पुरस्कार पाने के लिए, ठीक है, जैसा कि प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? देखो कोई बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसे स्टार मिलेगा या कोई रिवॉर्ड मिलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? मैथ्स की पेडागोजी का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैथमेटिकल थ्योरम इज। कौन सी होती है मैथमेटिकल थ्योरम, मतलब इनका क्या काम होता है? फर्स्ट ऑप्शन है अ स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूवन बाय लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन एक्सियम्स, बिल्कुल सही है, जिसे अभिगृहीतों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया हो, बिल्कुल परफेक्ट है। अ स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू एंड डजंट नीड प्रूफ, नहीं, थ्योरम हमेशा प्रूफ करने के लिए ही होती है कोई चीज, कोई फॉर्मूला। अ स्टेटमेंट हुज ट्रूथ और फाल्सिलिटी इज नॉट नोन, कि हमें पता ही नहीं कि, नहीं बिल्कुल नहीं। इज अ स्टेटमेंट विदाउट सफिशिएंट, नहीं, थ्योरम बिल्कुल सफिशिएंट होती है जिसमें लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, दिस एक्सियम विच इज बेसिस टू अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा इज गिवन बाय। वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी। ठीक है, ये अभिगृत, ये वही बात है कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है, वैसी टाइप की बात है कि वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी। ठीक है, चोर चोर मसेरे भाई टाइप्स। तो यहाँ से जो ये स्टेटमेंट थी ये किसने दी थी, ये पूछा है, तो ये यूक्लिड, मतलब स्टेटमेंट नहीं, एक अलजेब्रा का यूक्लिड जो अप्लाइंस है उसकी चीज़ है ये, यूक्लाइड इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज असेसमेंट स्ट्रेटजी टू एनकरेज इंटरडिसिप्लिनरी इन मैथमेटिक्स। असेसमेंट बताना है कि कौन सा सही है, तो प्रोजेक्ट्स, हाँ प्रोजेक्ट तो हमेशा सही होते हैं, फील्ड ट्रिप भी हमेशा सही होती हैं, एनिक्डोटल रिकॉर्ड्स, मैथ्स के लिए एनिक्डोटल रिकॉर्ड्स नहीं, मेरे हिसाब से सही नहीं हो सकता। ओलंपियाड नहीं, ये क्या था, ये तो टेस्ट होता है एक टाइप से, तो ए भी सही हो जाएगा, ए और बी, तो ए और बी यहाँ से सही है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। उसके बाद जो नेगेटिव है वो ना काट के देख लिया करो कि सी नहीं हो सकता, तो सी तो तीनों में ही आ रहा है, बाकी ए ही बचा, तो ए सही हो जाएगा। Which method can be used to prove the sum of two even integers is always even?
तो ये देखो हमें बताना है कि दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम ही होगा, तो इसके लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी रहेगी? तो सिंपल सी बात है यार, डायरेक्ट प्रूफ दे दो, डायरेक्ट प्रूफ बिल्कुल सही रहेगा। क्या इंडक्शन इसमें यूज करना, कॉन्ट्राडिक्शन क्या यूज करना, मतलब डायरेक्ट प्रूफ बिल्कुल सही है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर प्रमोटेड बाय मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी स्टेज? विजुअलाइजेशन, ट्रांसपोजिशन, मेमोराइजेशन तो मैथ में नहीं होता, तो सी को तो काट दो। ठीक है, तो एस्टिमेशन भी ठीक है, जनरलाइजेशन भी ठीक है, चारों ही सही लग रहे हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन सबसे पहले देखना, विजुअल करना चीज़ों को कि किस कैसे सॉल्व करूँ, एक्स की क्या वैल्यू मानूँ, ऐसे टाइप के विजुअलाइजेशन करना। फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोजिशन करना, अगर इधर कोई चीज़ नेगेटिव है तो उधर कोई पॉजिटिव में बनाना, उधर ले जाना, उधर से कोई चीज़ इधर ले आना, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये ट्रांसपोजिशन होती है। उसके बाद जनरलाइजेशन, एस्टिमेशन, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मेमोराइजेशन को छोड़ के, तो ए बी डी ई यहाँ से आंसर बन जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, ए बी डी ई। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज लीस्ट लाइकली टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स? ऐसा टास्क बताना है जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं करेगा, है ना, क्योंकि हमसे लीस्ट पूछा है। तो इवेलुएट 72 इंटू 73 इन 3 डिफरेंट वेज एंड कंपेयर द रिजल्ट। देखो ये तो करेगा बिल्कुल, क्योंकि 3 डिफरेंट वेज में करेगा, फिर उसके बाद कंपेयर भी करना है, इसमें बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे, तो ये क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेगा। फॉर्मुलेट एनी टू सिचुएशन टू रिप्रेजेंट, टू सिचुएशन को प्रेजेंट करना है, बिल्कुल सही है। एक्स की वैल्यू को मानेगा वो, 7x+3=24 दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू कुछ कुछ रख के देखेगा, दिमाग यूज करेगा। अ स्टूडेंट कैलकुलेटेड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 3.5 centimeter and height 10 centimeter as where did she go wrong? ठीक है, उनको ये सब चीज़ें दे दी और ये भी बताना है कि वेयर डिड शी गो रॉन्ग, कहाँ गलत है, तो ये भी सही, इसमें भी दिमाग यूज करेगा। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस, देखो यहाँ पे सीधी चीज़ है, उन्होंने रेडियस दे दी, हाइट दे दी, तो सीधा फॉर्मूला लगाएगा और आंसर निकाल देगा, तो ये लीस्ट क्रिटिकल थिंकिंग इसमें यूज होगी। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा 53 का। Which of the following aligns with the overall objective of achieving mathematics for all as per NCF 2005? देखो NCF 2005 ने कहा था मैथमेटिक्स फॉर ऑल, मतलब हर किसी के लिए मैथमेटिक्स बना है, और मैथमेटिक्स को पढ़ाने का सबसे ये है कि मैथमेटाइजेशन किया जाए बच्चों का, उनके अंदर मैथ्स पढ़ने का इंटरेस्ट हो, मैथमेटिकल तरीके से वो सोच सकें। ठीक है, तो हमें राइट ही बताना है। इट शुड बी एक्नॉलेज दैट मैथमेटिक्स इज मेंट फॉर सेलेक्टेड फ्यू स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं, सबके लिए होता है। टेक्स्ट बुक शुड ओनली इंक्लूड प्रॉब्लम्स, ओनली तो वैसे ही काट दो यार। कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिशियंस फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप शुड बी हाईलाइटेड, ये ठीक है। मैथमेटिकली टैलेंटेड स्टूडेंट्स शुड बी ग्रूम्ड, नहीं, हर कोई बच्चा ये करेगा। थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, जो विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदानों की विशिष्टताओं पर बल दिया जाना चाहिए। Which of the following is considered as a characteristic of an effective mathematics classroom? कौन सी होता है effective mathematics classroom? Group work and group problem solving is discouraged. Encourage करना चाहिए group work और group problem solving, है ना? It is emphasized that mathematics is essentially a concrete subject. मूर्त विषय है, नहीं, मूर्त बिल्कुल नहीं है, ये अमूर्त विषय होता है। बच्चे सोचते हैं इसमें अलग अलग तरीके से, हाइपोथेटिकल रीजनिंग भी लगाते हैं कई बार। मल्टीपल वेज ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम आर इनकरेज, हाँ ये बिल्कुल सही है, मल्टीपल वेज की जहां बात की जाए वो पॉजिटिव ही होगा हमेशा, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है, मतलब डिजायरेबल है, यानी सही बताना है। प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम सिखानी है बच्चों को तो कैसे सिखा सकते हैं। बीइंग बाय रिटर्न बाय द फॉर्मूला, ये तो लिखे ही होते हैं, तो नहीं हेल्प करेगा। इनकरेज प्रीसीज कैलकुलेशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक, नहीं यार। बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स टू द वॉल्यूम ऑफ 2D फिगर्स, ठीक है, बट 2D फिगर से दे सकते हैं, लेकिन उसे 2D फिगर ही नहीं आती होगी, ये कोई बेस्ट नहीं बना। एनकरेज स्टूडेंट टू फिगर आउट वेज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब वैसे ही टाइप की आप आकृतियां ले लो, लाइक क्यूब के बारे में बताना है तो आप वो क्यूब ले सकते हो, कोई भी चीज ले सकते हो, उससे समझा सकते हो, ये बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। प्याजे के अनुसार बच्चों के रिक्त स्थान की समझ के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट ट्रू बताना है अकॉर्डिंग टू पियाजे's विज ऑफ चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। प्रोग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइडियाज फॉलोज अ डेफिनेट ऑर्डर, नॉट ट्रू बताया, ध्यान रखना, तो ये तो ट्रू है।
प्रोग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइडियाज फॉलोज अ हिस्टोरिकल रादर देन अ लॉजिकल ऑर्डर। हिस्टोरिकल कब से होने लगे? मैथ्स तो लॉजिकली होता है, तो सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है मेरे हिसाब से। तो अर्ली अंडरस्टैंडिंग इज ऑफ स्पेस इज फाउंड बाय चाइल्ड सेंसरी मोटर, हाँ ये ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट विजुअल एंड टैक्टाइल एक्सपीरियंसेस इज रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्टिव स्पेस, ये भी ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हिस्टोरिकल नहीं होता, लॉजिकल होता है मैथ्स। उसके बाद शायद ये कंटेंट स्टार्ट हो गया, देख लेना आप, इजी ही मैथ्स आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद आई साइंस की पेडागोजी करते हैं हम। हम्म तो 77 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ साइंस। नॉट ट्रू बताना है, ये नोट वाली चीज़ें कंसेप्ट हमें ध्यान रखनी होती है, क्योंकि कई बार इस नोट के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है, नोट ध्यान नहीं रहता और यस वाले पे टिक करके आ जाते हैं हम लोग। तो साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, अंत बिल्कुल सही बात है ये तो। साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, हाँ ये भी सही है, बिल्कुल स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, नेचर होता है ये साइंस का। साइंस प्रमोट्स स्पेटिसिज्म, संदेहवाद को बढ़ावा देता है, हाँ यार हमेशा ही सस्पेक्ट बना रहता है साइंस के बारे में, तो ठीक है। साइंस इज इक्विवेलेंट टू अ सेट ऑफ फैक्ट्स, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, बिल्कुल भी नहीं, फैक्ट पे आधारित नहीं है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। एज पर एनसीएफ 2005, साइंस एजुकेशन शुड बी द, एनसीएफ 2000 के अकॉर्डिंग साइंस क्या होनी चाहिए? हर बच्चों के प्रति निष्ठ होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रू टू द चाइल्ड, ये बिल्कुल सीधा सा आंसर है, साफ ही दिख रहा है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज ऑफ अ गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाय एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा हो सकती है, ये बताना है हमें। तो कॉग्निटिव, कॉग्निटिव नहीं, हिस्टोरिकल भी नहीं, एनवायरमेंटल भी नहीं, यस बताना है, प्रोसेस सही हो जाएगा, प्रक्रियात्मक, ठीक है। वैसे भी साइंस में कुछ भी सीखते हैं तो वो प्रक्रिया करके ही सीखा जाता है कोई भी चीज़, ठीक है। एक्सपेरिमेंट होता तो भी यहाँ ठीक होता, प्रोसेस सही हो जाएगा बिल्कुल। अनु took her class 8th children to field trip. Which of the following could be the most appropriate objective for this activity? फील्ड ट्रिप पे ले गई है, तो कौन सी सबसे सही है? यह बच्चों के मध्यांतर क्रिया को प्रेरित करता है, हाँ ठीक है, प्रेरित करता है बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। इट प्रमोट्स प्रोसेस स्किल थ्रो कंक्रीट एक्सपीरियंसेस, द्वारा ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देता है, हाँ ठीक है ये बात भी। इट इनहेंसेस ऑब्जर्वेशन स्किल, हाँ ऑब्जर्वेशन स्किल। इट, क्योंकि फील्ड ट्रिप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। इट ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ द क्लास एज वेल एज ऑफ टीचर, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता, ABC सही हो जाएगा, ABC फर्स्ट ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। Which of the following should not be an objective of science education at the primary level? देखो यहाँ फिर से नोट बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है साइंस का। तो नर्चरिंग द नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन, हाँ बिल्कुल सही है। इनकलकेटिंग द वैल्यूज ऑफ कोऑपरेशन एंड कंसर्न फॉर चाइल्ड, जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, ये भी बिल्कुल सही है। कल्टिवेटिंग साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, एनसीएफ नहीं बोला है, तो ये बात भी सही है। इम्फिसाइजिंग द टेक्स्ट बुक, हाँ अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तक परिभाषाओं पर बल देना, ऐसा कुछ नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें नोट बताना था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन, ठीक है। आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड साइंस टेक्स्ट बुक इन द क्लास, क्या ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा? बिल्कुल नहीं। आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड द एक्सटेंडेड लर्निंग गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक, फिर टेक्स्ट बुक आ गई, तो या ये कभी सही हो सकता है क्या? कुछ क्वेश्चन ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो देखते ही एलिमिनेट हो जाते हैं। आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देमसेल्व्स इन ग्रुप फॉलोड बाय शेयरिंग इन लार्ज ग्रुप, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय द टीचर, बाय द टीचर है तो ये भी कुछ सही नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। बच्चों के समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना बिल्कुल सही है, पहले खुद डिस्कस करो इस चीज़ के बारे में, फिर सबको बताओ। A teacher begins the class by demonstrating, प्रदर्शन विधि का प्रयोग कर रहे हैं टीचर, the chemical test of starch in given sample of food, the cognitive process associated with the underlined word in the above statement is, यानी demonstrating के बारे में हमें बताना है। तो ये क्या होता है भाई? डेमोन्स्ट्रेटिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ अनुप्रयोग करना, अप्लाई करना,
क्रिएटिंग नहीं, एनालाइज नहीं, अप्लाई, हाँ अप्लाइंग सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। डेमोन्स प्रदर्शन और अप्लाई साथ में जुड़े होते हैं, कहीं भी प्रदर्शन आ जाए तो अप्लाइंग यूज होगा, जैसे कि क्रिएटिविटी आ जाए तो डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज होती है वैसे ही। 84 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल नॉट प्रोवाइड द एक्टिव लर्निंग अमंग चिल्ड्रन, नोट बताना है। तो विज्ञान क्लब की स्थापना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड ट्रिप, हाँ ठीक है। डेवलपिंग अ साइंस कॉर्नर, ठीक है। लिसनिंग टू अ लेक्चरिंग क्लास, नहीं यार बिल्कुल नहीं, फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द लर्निंग गैप्स ऑफ लर्नर इन साइंस, लर्निंग गैप्स को फाइंड करना मतलब वो क्या नहीं सीख पा रहे उसकी कमी का पता लगाना, तो इसके लिए क्या हेल्पफुल है। कंसेप्ट मैप, हाँ ठीक वर्ड है। एनिक्डोटल रिकॉर्ड, हाँ ठीक है। देखो एनिक्डोटल रिकॉर्ड है वो प्राइमरी लेवल पे ठीक नहीं होता, पर प्राइमरी पे ठीक होता है एनिक्डोटल। पोर्टफोलियो टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट, टर्म एंड पोर्टफोलियो भी अच्छी चीज़ है। देखो टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट में इसको ठीक नहीं मान सकती, देखो डी ओनली तो आएगा नहीं, क्योंकि ए बी सही है तो ए आना चाहिए, तो डी वैसे भी नहीं आएगा, तो ए बी सी इसका सही आंसर बन जाएगा, क्योंकि ए तो आना ही चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओरल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट, एनिक्डोटल रिकॉर्ड, इसका आंसर बिल्कुल साफ है भाई, कौन सा होता है जो टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन पे अवलोकन पे बेस्ड होता है, तो ये एनिक्डोटल रिकॉर्ड होता है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम हेयर ऑफ गोट्स, हाँ ठीक है। अंगोरा इज अ टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैबिट्स, कैमल वूल इज यूज टू मेक कार्पेट्स, पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैबिट्स, डी तो सही नहीं है क्योंकि पश्मीना हमेशा हेयर ऑफ गोट्स से बनती है, तो ए आएगा यहाँ पे, तो ए एंड कैमल वूल इज मेक कार्पेट, अंगोरा इज टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैबिट्स, हाँ बिल्कुल ठीक है, ए और बी सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे मेरे को सी भी ठीक लग रहा है यहाँ से, कैमल वूल इज यूज्ड, आई एम नॉट श्योर, थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा है कि कैमल वूल को, देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार 87 को, क्योंकि ए और बी तो सही है तो सी भी सही है, तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था, ए बी और सी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार सर्च करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स लिस्टेड बिलो, ओके। लॉन्ग बैकबोन, मैनी मसल्स, बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड, तो देखते ही पता चल रहा है भाई ये तो स्नेक है जो लंबा है, बहुत सी मांसपेशियां हैं और अपने आप को शरीर को मोड़ सकता है कहीं भी आगे पीछे, तो स्नेक है बिल्कुल। नॉर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बतानी है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, हाँ सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती, नहीं यार ऑल आर्टरीज नहीं, बिल्कुल नहीं, यही रॉन्ग है मेरे हिसाब से, तो ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू द अदर पार्ट्स, हाँ ये बिल्कुल सही है। रिच ब्लड तो नहीं होता, आर्टरीज हैव थिक वॉल्स, हाँ ठीक है। आर्टरीज हैव इलास्टिक वॉल, ये भी ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है क्योंकि हमें नॉट ट्रू बताना है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ से। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ट्रू बताना है नॉट ट्रू बताना है। फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑर्डर, करेक्ट बताना है अब यहाँ से भी, ठीक है। तो एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड होता है विनेगर में, खट्टी में, तो एसिटिक एसिड का हो जाएगा फोर्थ, मैच कर दो फोर्थ। लैक्टिक एसिड किस में होता है, लैक्टिक एसिड होता है दही में, कर्ड में, तो दही सही है बी का फर्स्ट। ऑक्जेलिक एसिड होता है उसमें पालक में, स्पिनच, और एक्सकॉर्बिक एसिड होता है सिट्रस में, पता ही है, तो यहाँ से ए का बना था फोर्थ, तो ए का फोर्थ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हाँ थर्ड में ए का फोर्थ है, बी का फर्स्ट है, सी का सेकंड, तो थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। तो ये 90 क्वेश्चंस थे सीटेट पेपर 2 2019 के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं फर्स्ट और सेकंड सबका सोल्यूशन करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।